हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव्स के बारे में। और आज हम समझेंगे डेरिवेटिव के कंप्लीट कंसेप्ट को कि डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा डेरिवेटिव में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं, डेरिवेटिव में कौन कौन से ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि डेरिवेटिव काम किस तरीके से करता है, यानी कि जहां पे हम ऑप्शंस की बात करते हैं, फ्यूचर्स की बात करते हैं, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो डेरिवेटिव हमेशा एक अंडरलाइंग एसेट के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि जरूरी नहीं कि हर एसेट को हम डेरिवेटिव में ट्रेड कर ही पाए, लेकिन जो अच्छे एसेट होते हैं उनको हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करती है उस एसेट की वैल्यू पे। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेरिवेटिव में भी उसी अकॉर्डिंग क्या आएगा, चेंज आएगा। और वो डिपेंड करता है कि डेरिवेटिव का फ्यूचर बाय कर रहे हो, ऑप्शन के भी टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, क्या बाय कर रहे हो, वो सब हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, यानी कि डेरिवेटिव को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो डेरिवेटिव के दो टाइप है, ठीक है, कमोडिटी डेरिवेटिव और फाइनेंशियल डेरिवेटिव, पहले पार्ट के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होता है और फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे मैंने अभी भी बताया कि डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करता है उसके अंडरलाइंग एसेट के अकॉर्डिंग। तो या तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेरिवेटिव बाय करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी जो निफ्टी 50 है या फिर जो सेंसेक्स है, अगर मैं उसके डेरिवेटिव को अगर ट्रेड करूंगा तो वो क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। और जो निफ्टी 50 का फ्यूचर्स होगा या फिर कॉल या फिर पुट ऑप्शन होगा, वो डिपेंड करेगा निफ्टी 50 के प्राइस पे। ऐसे ही जब हम कमोडिटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वहां पे अंडरलाइंग एसेट एज अ कमोडिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लेते हैं क्रूड ऑयल ट्रेड करना चाहते हो, तो जो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है उसके प्राइस में चेंज होगा क्रूड ऑयल के प्राइस के अकॉर्डिंग, कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे क्रूड ऑयल का क्या प्राइस चल रहा है। तो हमेशा जो है ना, डेरिवेटिव को हम कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं और फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कमोडिटी की बात मैंने आपको समझा दी यहाँ पे। अब कमोडिटी में आप गोल्ड के डेरिवेटिव को भी ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर के डेरिवेटिव को भी ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही बहुत से कमोडिटीज अवेलेबल है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्री डेरिवेटिव्स एंड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव दो टाइप के और आए, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। अब एलिमेंट्री डेरिवेटिव तो आसान से हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दोनों की बात हम करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। अब कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव में क्या होता है कि वो डेरिवेटिव जिनको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूचर एंड ऑप्शन। आसान तो मेरे भाई ये भी नहीं होता, यहाँ भी ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में ही रहते हैं। अगर मैं सेबी के डाटा की बात करूं तो 90% ट्रेडर यहाँ पे भी लॉस में रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स और मुश्किल हो गए, जिसमें क्या आता है, एक्सोटिक ऑप्शंस, सिंथेटिक फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ये टाइप होते हैं कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव के। अब जो तीसरा टाइप होता है क्लासिफिकेशन में डेरिवेटिव का, वो क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एंड ओवर द काउंटर ओटीसी डेरिवेटिव। अब जो ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं, हम इनको भी ट्रेड कर सकते हैं एज अ डेरिवेटिव। दूसरा जो ओवर काउंटर डेरिवेटिव है, ये एक तरह से आप ये मान लो प्राइवेट डेरिवेटिव है, यानी कि जिनको प्राइवेटली ट्रेड करते हैं, जिनको काउंटर पे जाके ट्रेड करना होता है। तो ओटीसी डेरिवेटिव आर प्राइवेट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्राइवेट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, एंड आर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। दीज डेरिवेटिव आर स्पेसिफिक टू द नीड्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। और ये डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग होता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनकी नीड्स क्या है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं डेरिवेटिव काम करते हैं। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, और इन सारे पार्ट्स को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट में वीडियो के, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब अगला पार्ट क्या आता है, पार्टिसिपेंट और ट्रेडर्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट। अब पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, तो इसमें पहला पार्टिसिपेंट कौन है, हेजर। अब समझते हैं जो हेजर है वो क्या होता है, ठीक है, या फिर जो हेज करना है वो किसको बोलते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं
क्योंकि देखो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग की। तो चाहे आप ऑप्शंस बाय करो चाहे आप फ्यूचर्स बाय करो, दोनों ही कंडीशंस में लॉस की संभावनाएं बनती हैं। कैसे बनती है वो समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये समझाया भी था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में समझाऊं कि जब भी आप किसी डेरिवेटिव में ये देखते हो कि जो उसका अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आप कॉल बाय करोगे, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि भाई वो जो एसेट है उसकी वैल्यू गिरने वाली है तो पुट बाय करोगे, तब आपको बेनिफिट होगा। यानी कि कॉल ऑप्शन हमेशा उस एसेट के बढ़ने में फायदा देता है और पुट ऑप्शन घटने में फायदा देता है। लेकिन दिक्कत क्या है, रिस्क तो यहाँ भी इन्वॉल्व है। अब रिस्क कैसे इन्वॉल्व है, रिस्क ऐसे इन्वॉल्व है मेरे भाई कि अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, आपको लग रहा है ना कि अंडरलाइंग एसेट बढ़ेगा, अगर वो घट गया तो हो गया ना प्राइस का रिस्क, यानी कि आपको कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। या फिर दूसरा केस यही बन सकता है कि भाई आपने पुट खरीद रखा है, आपको लग रहा है कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कम होगी, लेकिन वो बढ़ गई, तो अगर वो बढ़ गई फिर आपको लॉस हो गया, फिर कॉल वालों को फायदा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो हेजर्स हैं वो अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं ताकि उन्हें ज्यादा लॉस ना हो। वो पता करते क्या है, वो कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं, ठीक है। पर जो ट्रेडर्स हैं या फिर जिन्होंने मार्केट को थोड़ा समझाया, इस कंडीशन में भी लॉस हो सकता है और लॉस होता भी है, ठीक है। वैसे ये एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए कि अगर आपने एक बड़ा रिस्क नहीं लेना है तो आप कॉल और पुट दोनों बाय कर लो। वो एक अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग प्रीमियम की, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। बस मैं आपको हेज करना समझा रहा हूँ, हेज करते कैसे हैं कि कॉल और पुट दोनों बाय कर लिए, ठीक है। तो मार्केट अगर बढ़ी तो पुट में होगा लॉस, कॉल में होगा फायदा, तो आप पुट से बाद में एग्जिट ले सकते हो। और अगर मार्केट गिरी तो पुट में होगा फायदा, कॉल में होगा लॉस, आप कॉल से एग्जिट ले सकते हो। तो इसे बोलते हैं पोजीशन को हेज करना, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में पता है लॉस कब होता है, जब मार्केट साइडवेज निकल जाती है या फिर वो एसेट ना तो बढ़ता है ना घटता है। और जब ना तो एसेट बढ़ेगा ना एसेट घटेगा तो दोनों में लॉस होगा, कॉल में भी लॉस, पुट में भी लॉस। पर हेजर्स जो है ना वो जनरली ऐसे काम करते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि हेजर क्या होता है। तो हेजर्स यूज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ एन एसेट। तो जो हेजर्स हैं वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव को कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि वो अपने रिस्क को या तो रिड्यूस करके चलते हैं या पूरे तरीके से एलिमिनेट करके चलते हैं द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ एन एसेट। जो रिस्क किसके साथ है, उस पर्टिकुलर एसेट के प्राइस के साथ। इन हेजिंग रिस्क इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेजर टू स्पेकुलेटर। तो ऐसे केस में रिस्क किसके पास चला जाएगा, हेजर से स्पेकुलेटर के पास। अब बात आती है भैया स्पेकुलेटर कौन होता है, जिसको लगता है कि भाई स्पेकुलेटर पता क्या होता है, जैसे कि लोग एक तरह से मान लो थोड़ी बहुत गैम्बलिंग ही मान लो, किसको लग रहा है, उसकी गट फीलिंग कह रही है कि मार्केट बहुत गिर चुका है, वो पर्टिकुलर एसेट बहुत गिर चुका है, अब और कितना गिरेगा, अब तो बढ़ेगा, तो क्या करेगा, कॉल बाय कर लेगा उसका। लेकिन सपोज करो ठीक है वो मार्केट सही में और ज्यादा गिर गई तो उसको तो हो गया लॉस। तो स्पेकुलेटर के लॉस का फायदा कौन उठाते हैं, हेजर्स, जिन्होंने तो कॉल पुट दोनों ही बाय कर रखे होते हैं, वो हेज करके चलते हैं पोजीशन को। लेकिन स्पेकुलेटर सिर्फ वन साइड ट्रेडिंग करता है, वो हेज नहीं करता, तो उसको नुकसान हो जाता है। या फिर अगर मान लो कि मार्केट बहुत टॉप पे चल रही है, वो अंडरलाइंग एसेट बहुत टॉप पे चल रहा है, जैसे आजकल गोल्ड सिल्वर बहुत टॉप पे चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हम ना इसके पुट को बाय कर लेते हैं क्योंकि अब ये गिरेगा, ठीक है, क्योंकि और इससे ज्यादा कितना भागेगा, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया पैसा, और इससे कितना ज्यादा ऊपर जाएगा, तो लोग पुट बाय कर लेते हैं। अब पुट बाय करते हैं, अब क्या पता वो और बढ़ जाए, तो पुट बायर्स को भी क्या हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो वो होते हैं एक तरह से स्पेकुलेटर, जो अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए। तो स्पेकुलेटर्स यूज डेरिवेटिव्स टू गेट एक्स्ट्रा लेवरेज, यानी कि जो स्पेकुलेटर है वो एक्स्ट्रा लेवरेज के लिए या फिर क्विक गेन के चक्कर में डेरिवेटिव को ट्रेड करते हैं ऑन बेसिक ऑफ फ्यूचर मूवमेंट्स के बेस पे इन प्राइस ऑफ एसेट। फ्यूचर वाइडली यूज्ड बाय स्पेकुलेटर्स, इसलिए जो है ना फ्यूचर्स को जनरली स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं। और अगर मैं आपको जनरली मार्केट की बात बताऊं तो मार्केट में मेरे भाई एक ही पर्सन ट्रेडर भी होता है, वो स्पेकुलेटर भी होते हैं, वही हेजर भी होते हैं, हर तरह की स्ट्रेटेजी लोग लगा के चलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं अगला पॉइंट, आर्बिट्रेजर्स की बात करते हैं। दोज यहाँ पे क्या आएगा, TH दोज आएगा,
दोज हु टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन प्राइसिंग, यानी कि वो लोग जो मार्केट में अगर प्राइस में किसी तरह का सडन चेंज आया है, उस चेंज को ठीक करने के लिए, उस चेंज के बेनिफिट के लिए, ठीक है, उस चेंज की खराबी को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, उनको लेके ट्रेड करते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि कुछ सडन मूवमेंट्स आई हैं, कुछ सडन प्राइस में चेंज आया है, उसे कैप्चर करके ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हम, आर्बिट्रेजर्स। तो वही चीज यहाँ पे है। तो दोज हु टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन प्राइसिंग एंड एक्सप्लॉइट इट टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम, और उसे खत्म करते हैं इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। दे टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिपेंसी इन टू मार्केट्स, कि अगर दो मार्केट में कोई भी प्राइस डिस्क्रिपेंसी है तो उसका बेनिफिट ये लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी एसेट की बात करूं, एसेट हर एक मार्केट में सेम वैल्यू पे मिले जरूरी नहीं है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, खासकर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो कई बार क्या होता है, जो बीएससी है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में कई बार सेम एसेट के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। उस प्राइस के डिफरेंस को ना ये लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं ये लोग, ठीक है। या फिर ये तो मैंने एक छोटी सी बात की, क्या पता गोल्ड है, गोल्ड का जैसे हम गोल्ड के प्राइस की बात करते हैं तो गोल्ड इंडिया महंगा मिलता है, लेकिन वही गोल्ड आप दुबई में जाके बाई करो आपको सस्ता मिल सकता है, ठीक है। तो लोग जो है ना वो इन डिस्क्रिपेंसी का बेनिफिट उठाते हैं कि दो मार्केट्स में सेम कमोडिटीज अलग अलग प्राइस लेवल पे मिल रही हैं, ठीक है। तो फायदा कैसे होता है, भाई डिस्काउंटेड रेट पे उठा लिया और महंगे में ले जाके बेच दिया। बहुत से लोग करते तो हैं। आप अपनी लाइफ में जनरल ट्रेडर को देखो जिन्होंने होलसेलर की दुकान वगैरह खोल रखी है, वो करते क्या है, वो डायरेक्टली किसी ऐसी जगह से चीजें उठाते हैं जहां पे चीप रेट पे वो चीजें अवेलेबल होती हैं या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें अवेलेबल होती हैं, और फिर उसे रिटेलर को बेच देते हैं महंगे रेट पे, और बीच का जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, उनका प्रॉफिट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ट्रेडिंग जो है वो काम करती है। इसके बाद क्या आता है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, यानी कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अलग अलग प्रकार के टाइप कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। अभी सिर्फ हम इस वीडियो में एक ही टाइप डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस की बात और फ्यूचर्स की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। तो पहले समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये, जैसे नाम देखो फॉरवर्ड, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर को लेकर बनाया गया हो। मतलब दो लोग मिल गए आपस में, उन लोगों ने फ्यूचर को लेकर अभी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब यहां पर भी दोनों का रिस्क इन्वॉल्व होता है, समझाता हूं कैसे। सपोज करते हैं एक चीनी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है भाई, चीनी का मिल खोल रखा है एक पर्सन ने, वो कंपनी है, अब वो चीनी बनाती है, उसको क्या चाहिए होगा, शुगर केन चाहिए होगा, यानी कि गन्ने चाहिए, गन्ने के बिना चीनी कैसे बनाएंगे। तो भाई वो गया फार्मर्स के पास, इस टाइम पे सिर्फ जो है ना एक तरह से मान लो कल्टीवेटिंग हुई है, ठीक है। तो अभी सिर्फ उगाया गया है गन्ने को। अब गन्ने को जब उगाया जाएगा भाई, अब उसके उस पर कुछ टाइम पीरियड लगेगा, उसके बाद वो गन्ना जो है एक फसल बनके तैयार होगा, गन्ने की फसल बनके तैयार होगी। तो वो गया भाई एक फार्मर के पास, उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जी मैं फ्यूचर में ना आपके गन्ने खरीदना चाहता हूँ, ये सारे गन्ने जो है आप मुझे ही बेचोगे। तो उसने उस एसेट के बारे में डील कर ली जो एसेट इस टाइम पे प्रिपेयर भी नहीं है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है। प्राइस सेट कर लिया। अब इससे हुआ क्या कि भाई मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो पहले ही उन लोगों ने उसी प्राइस के आसपास जो प्राइस को फिक्स कर लिया, ठीक है, कि जी मैं आपसे इस रेट पर गन्ने खरीदूंगा, ठीक है, आप मेरे को इस रेट पर गन्ने बेच देना उस टाइम पे। तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब इसमें नुकसान दोनों पार्टी का हो सकता है, वो जो कंपनी है चीनी बनाने वाली उसका भी नुकसान हो सकता है, और जो फार्मर है उसका नुकसान भी हो सकता है, और दोनों का फायदा भी हो सकता है। समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब प्राइस तो ब्लॉक हो चुका है कि भाई अब उस फार्मर को गन्ना जो है वो अभी इसी पर्टिकुलर रेट पे बेचना पड़ेगा, ठीक है, और वो जो पर्सन है वो भी उसी पर्टिकुलर रेट पे गन्ने को क्या करेगा, खरीदेगा। अब दोनों में डील तो हो चुकी है, लेकिन डील है फ्यूचर की। अब मान लेते हैं फ्यूचर में गन्ने का रेट गिर गया, गन्ने का रेट जिस रेट पे उस पर्सन ने, उस कंपनी के मालिक ने आज खरीदा है, फ्यूचर में उससे कम में गन्ना मिल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंडेड है, अब उसे वो गन्ना जो है वो महंगे रेट पे लेना ही पड़ेगा। अब इसमें फायदा किसका हुआ, फार्मर का, क्योंकि फार्मर जब वो फसल कटती तो उस गन्ने को वो सस्ते में बेचता, लेकिन उसका अब क्या हो गया, महंगे बिक गया पहले से ही। लेकिन सपोज करो ये बात कंपनी के मालिक को पता थी कि फ्यूचर में गन्ने का रेट क्या हुआ, बढ़ेगा, उसने डील पहले ही लॉक कर ली कम प्राइस पे। अब फायदा किसका हुआ, कंपनी के मालिक का। फार्मर का क्या हो गया, नुकसान। अब फार्मर को अगर वो नहीं चाहेगा तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वो गन्ना सस्ते रेट पे बेचना पड़ेगा, अब वो मार्केट में उसे महंगे पे नहीं बेच सकता। तो
इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आज ही बना लिया। अब इसमें दोनों पार्टीज को ही नुकसान होता है, डिपेंड करता है कि फ्यूचर में मार्केट की सिचुएशन जो है वो कैसी रहेगी, मार्केट में किस तरह के हालात रहेंगे, किस तरह के प्राइसेस चलेंगे। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उम्मीद है आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करता है। तो अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इज अ प्राइवेट बायलैटरल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, टू बाय एंड सेल अ स्पेसिफाइड एसेट, जहां पे ये लोग एक स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर डील करते हैं एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। मतलब यहां पे एक स्पेसिफाइड एसेट की बात होती है, जैसे मैंने फिलहाल यहां पे गन्ने की बात की थी, ठीक है। एक स्पेसिफाइड प्राइस लेवल पे बात होती है कि भाई किस प्राइस लेवल पे हम बाय सेल करेंगे, ट्रांजैक्शन किस प्राइस पे होगी, दूसरा डेट क्या होगी उस ट्रांजैक्शन की, वो सब कुछ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन किया जाता है। अब इसमें दोनों की, क्योंकि देखो जो भी बार्गेनिंग पावर है, जो भी बार्गेनिंग करनी है वो आप कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बार्गेनिंग नहीं हो सकती, और लॉस के चांसेस दोनों को होते हैं। अब अच्छी बात यह कि दोनों में से फ्यूचर को अच्छा प्रिडिक्ट कौन करता है, किसको पता है कि फ्यूचर में होने के चांस ज्यादा क्या है, तो उनको बेनिफिट मिल जाता है और एक पार्टी को नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, और बेनिफिट तो ये भी हो सकता है भाई फार्मर्स को, क्या पता फार्मर की फसल उगने के बाद बिकती ही नहीं, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है गन्ने की, या फिर चीनी की डिमांड कम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में वो मालिक है वो गन्ने ले करता क्या, लेकिन उसे तो गन्ने लेने पड़ेंगे। तो बहुत से फ्यूचर इवेंट्स ऐसे होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, तो रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे केसेस में बहुत से लोग जो है ना वो पहले ही अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करके चलते हैं, और इसलिए लोग जो हैं इस फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं। अब समझते हैं फीचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या आता है, कस्टमाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले पता लग जाता है कि भाई कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी, सब कुछ पहले डिटरमाइन हो गया। एक्सपायरी डेट, भाई कब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी फ्यूचर में, वो डेट पहले ही पता लग गई थी, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। एसेट टाइप, भाई कौन से एसेट में डील करोगे आप, जैसे यहाँ पे मैंने गन्ने की बात की थी, हो सकता है भाई कोई कंपनी बिस्कुट बनाने वाली हो तो वो गेहूं मांगना शुरू कर दे, या फिर गेहूं की डील करे, ठीक है। क्वालिटी की बात हो जाती है, भाई कैसी क्वालिटी बेचोगे, तो इन सब चीजों की बात जो है ना फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, अंडरलाइंग एसेट। भाई वो अंडरलाइंग एसेट क्या है, वो स्टॉक भी हो सकता है किसी कंपनी का, बॉन्ड भी हो सकता है, कमोडिटी, गन्ना और गेहूं कमोडिटी ही थी, ठीक है, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, और इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है वो अंडरलाइंग एसेट। तीसरा, सिमेट्रिकल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। भाई दोनों पार्टी के पास राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, दोनों ही पार्टीज के पास, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही इसके पास राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था, नॉन रेगुलेटेड मार्केट भी। भाई यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक यहाँ की प्रॉब्लम मानता हूं मैं। फॉरवर्ड मार्केट की दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई भी जो एक्सचेंज है वो इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो कुछ तरह की दिक्कतें, कुछ तरह के स्कैम्स, फ्रॉड यहाँ पे होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्या होता है, ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। अब एक सिंपल सी बात है कि जब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो काउंटर पार्टी या फिर रिस्क भी हो सकता है कि भाई सामने वाली पार्टी धोखा दे दे मेन टाइम पे, या फिर डिफॉल्ट रिस्क भी हो सकता है, इसी को डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं एक तरह से, कि भाई धांधलीबाजी हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, कोई स्कैम हो जाए। क्योंकि जब कोई देखने वाला है नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट फेल होने के चांस हो सकते हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या होता है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मैच्योरिटी तक चलेगा। इसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या आता है, लो लिक्विडिटी। भाई लिक्विडिटी नहीं है, जनरली लोग जो है ना ऐसे केसेस में हमेशा डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट करने की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट भले ही पहले बन जाता है लेकिन पेमेंट हमेशा क्या होती है, डिलीवरी के टाइम पे होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, लो लिक्विडिटी। तो लो लिक्विडिटी हो गई एक तरह से ये, ठीक है। अब एट्थ पॉइंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब वो डेट आ जाएगी, वो फ्यूचर डेट आ जाएगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होगा, तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की फॉरवर्ड
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अभी हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है और फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और उम्मीद है आपको ये डेरिवेटिव के अलग अलग पार्ट्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी बच जाए ना, कोई भी दिक्कत रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसका अगला कंसेप्ट। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।